हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमओएस यूटिलिटी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और मेनली अगर आप देखोगे तो यानी कि ये जो शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और उसके अलावा जो हाउसवाइफ्स होती है और जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो कुछ अगर बिजनेस करना चाहते हैं। और खास करके अगर आप देखोगे ये जो एजेंट वाली जो सर्विसेज होती है, म्यूचुअल फंड के आप एजेंट हो गए, इंश्योरेंस के आप एजेंट बन गए, तो वैसी जो सर्विसेज होती है तो वैसे आप बिजनेसेस वगैरह इनके साथ जुड़ के आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो कमीशन बेसिस पे जो अमाउंट मिलती है वो आपको यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का B2B मॉडल भी और B2C मॉडल में भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे कौन कौन से मेन कंपनी के सेगमेंट है, तो देखिए बैंकिंग हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिर जो यूटिलिटी की सर्विसेज होती है, एंटरटेनमेंट की जो सर्विसेज होती है, तो वो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के टोटल अगर हम नेटवर्क पार्टनर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 1,68,000 के नेटवर्क पार्टनर्स यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे एजेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर उसके अलावा जो पेमेंट सॉल्यूशंस वगैरह के लिए जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आपकी एक नॉर्मल शॉप है तो आप शॉप पे जाके जो भारत पे का जो कोड लगा हुआ रहता है तो उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, यानी कि एजेंट्स वहाँ जाके लोगों की दुकानों पे जाके वो चीज़ें लगाते हैं, तो वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ पे उन्हें कहा जाता है। तो वो काम यहाँ पे ये कंपनी करने का काम करती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से देखा जाए काफ़ी लो मार्जिन वाला बिजनेस मुझे यहाँ पे नजर आता है। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कोई हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि अभी लगभग 100 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है जो आने वाले टाइम पे 4-5 साल में 300-400 करोड़ होने की जो इतना बड़ा कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे लगता नहीं है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो कंपनी को आईपीओ से रिलेटेड जो एक्सपेंसिस लगने वाले हैं तो वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो कोई ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। कंपनी कुछ ऐसा नहीं बोल रही है कि हमको ऑफिस लेना है या फिर हमको कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारी ग्रोथ आ सके। तो देखिए नॉर्मली अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, यानी कि आपके सिर्फ कैश के रिक्वायरमेंट के लिए अगर आपको पैसे चाहिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। अगर आप 100 करोड़ के लगभग का टर्नओवर अगर आपका पूरे साल का हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी 50 करोड़ के लगभग कंपनी का अभी आईपीओ आ रहा है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से 15 से 20 करोड़ का यहाँ पे जो ओडी होता है वो बैंक से यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई बड़ा पैसा ये कंपनी में हमें बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए चिराग शाह, उसके अलावा कुरजी भाई, रूपा रेलिया जी और उसके अलावा स्काई ओशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो तीनों जो तीसरा जो स्काई ओशियन है मेरे ख्याल से कोई प्राइवेट इक्विटी या फिर इससे ऊपर इनकी कोई पेरेंट कंपनी होगी, तो वो यहाँ पे अपना आईपीओ लेकर यहाँ पे आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये इनकी कंपनी है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2020 में 91 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये नंबर 67 करोड़ पे आ गया था। लेकिन पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो 80 करोड़ का ही कंपनी ने रेवेन्यू का नंबर किया है। और पिछले साल को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, फिर भी यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। और अभी 6 महीने में भी कंपनी ने 54 करोड़ के लगभग का ही रेवेन्यू किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 100 से 110 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.28 करोड़ के लगभग ये नंबर था, फिर 1 करोड़ के नीचे आ गया था। पिछले साल अगर आप देखोगे लगभग 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी ने ये नंबर दिखाया है। लेकिन देखिए अभी पिछले साल कंपनी ने 80 करोड़ के रेवेन्यू पे इतना प्रॉफिट दिखाया था और अभी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 6 महीने में जितने पूरे साल के थे उसके कंपेरिजन में कम है। लेकिन अभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। वैसे आईपीओ के जस्ट पास में अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो ये थोड़े से हमें यहाँ पे रेड अलर्ट यहाँ पे दिखाते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे इतने नंबर्स कंपनी के सही यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 6 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 76 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और लगभग 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे कंपनी का लॉट नजर आता है, यानी कि अराउंड आई थिंक 1,30,000 से 1,35,000 रुपये के लगभग यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं।
उसमें से अगर आप देखोगे तो 49 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का इशू साइज नजर आता है। आज इसमें से अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इशू है और कुछ अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 अप्रैल को आपको रिफंड मिल जाएगा और 17 अप्रैल को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 18 अप्रैल को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 10 से 11 दिन बाद ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का 88 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए पिछले साल अगर आप देखोगे लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी की अर्निंग थी। इस साल अगर हम 4 करोड़ की अर्निंग भी अगर हम कंपनी की मान के चलते तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 45 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो भी नए कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, लगभग 57 लाख नए शेयर्स अभी यहाँ पे जो है वो कंपनी हमें इशू करती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक वो इसमें अकाउंट नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 50 से 60 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए लगभग आई थिंक अराउंड 150 करोड़ के मार्केट कैप पे यहाँ पे कोई मुझे इतना ज्यादा कोई ग्रोथ नजर नहीं आती है। तो यानी कि अगर आपको पैसे डबल करने तो यानी कि 300 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे डबल पे बनेगा और उसके लिए कम से कम यहाँ पे 10 करोड़ की अर्निंग्स मेरे ख्याल से कंपनी की होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1.5 से 2 साल में एक छोटी कंपनी के हिसाब से इतनी जल्दी यहाँ पे कोई अर्निंग्स हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एनएवी की भी अगर हम बात करेंगे, हार्डली 4 रुपये की एनएवी है, 76 रुपीज के लगभग कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि लगभग 18-19 टाइम के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। वैसे इस बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी के काफी कम होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनएवी इतना ज्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करता है। बाकी अगर हम आरओई की अगर हम बात करेंगे 18% का आरओई है, लेकिन अभी 50 करोड़ से कंपनी का जो इक्विटी है वो लगभग हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे आरओई का नंबर सीधा में गिरता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन देखिए डेट टू इक्विटी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कोई नेगेटिव ये मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे 1.5 गुना के लगभग डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और वहाँ पर अगर लगभग 50 करोड़ से कंपनी की इक्विटी बढ़ेगी तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये आईपीओ के बाद में 1 के नीचे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी को जितनी अच्छी यहाँ पे नजर नहीं आती है। और ऐसे सेम टाइम पे अगर आप देखोगे आई थिंक ये तीसरा एसएमई आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और अभी सारे एसएमई आईपीओ अगर आप देखोगे अराउंड 35-40 करोड़ के लगभग के एसएमई आईपीओ हमें यहाँ पे कंपनीज के नजर आते हैं। तो देखिए अभी मार्केट में लिक्विडिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कोई ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है। कोई भी ये नहीं देखना चाहता है कि यार मुझे अगर थोड़ा कोई प्रीमियम अगर मार्केट में मिलेगा, यानी कि अगर 10 से 15% के लिस्टिंग गेन वाले अगर शेयर होंगे तो ये यहाँ पे लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डिमांड इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाली है। मैं डेफिनेटली ये आईपीओ को क्या कहते हैं कि अवॉइड ही करने वाला हूँ। और इसके अलावा आई थिंक एक सोटेक फार्मास्यूटिकल्स करके आईपीओ, वो भी कंपनी मुझे अच्छी नहीं लगी है। ये दोनों आईपीओ मेरी तरफ से यहाँ पे टोटली अवॉइड होने वाले हैं। लेकिन एक इन्फिनियम फार्मा केम करके जो कंपनी है वो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी है। तो वहाँ पर अगर थोड़ा सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा रहेगा तो मेरा 99% ये रहने वाला है कि मैं उस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि एमओएस यूटिलिटी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।